अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टीएनवी पॉडकास्ट। और आज की हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ ज़ैन अकबर मौजूद हैं, जो कि आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जो जापान से ताल्लुक़ रखती है। और इसके अलावा उनका एक वसी एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ख़ास तौर पर आईटी और कंप्यूटर साइंस की फील्ड से रिलेटेड। और आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पे ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए अहम है जो कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड से वाबस्ता होना चाहते हैं या वाबस्ता हैं, या फिर वो आईटी की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। हम ये ज़ैन से पूछने की कोशिश करेंगे कि उनका जापान में कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, और अभी भी वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। और फिर उनसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वर्क एथिक्स होते हैं जिनको आप अपने बेहतर कर सकते हैं और फिर बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, अपना स्किल सेट कैसे डेवलप कर सकता है कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड के अंदर। और फिर हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में फ़र्स्ट सेकंड सेमेस्टर में कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, और फिर सेमेस्टर वाइज़ कौन-कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आज डिटेल गुफ्तगू करेंगे इनसे। खुशामदीद ज़ैन, और बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा ज़ैन, शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली आपका जापान का एक्सपीरियंस रहा, आपकी मुलाकात डक्की भाई से भी हुई, जिसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हो गया बस अब। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जापान में जाने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पर, ख़ास तौर पे वर्क एथिक्स के हिसाब से। वर्क स्केड्यूल, जापान का वर्क स्केड्यूल वाकई थोड़ा टफ होता है। जैसे नॉर्मल रूटीन में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 8 to 10 आवर्स, मैक्सिमम 11 आवर्स तक बंदे, हाँ, 9 से 5 मतलब। हाँ, या 9 to 5, तो मैक्सिमम हो गया 7 o'clock एक। तो वहाँ पे जो वर्क स्केड्यूल था वो लाइक 12 to 13 आवर्स अ डे है, और ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप रेजिडेंट्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे गए थे तो एक स्पेसिफिक रिलीज के लिए, एक स्पेसिफिक मिशन के लिए गए थे, जो कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट को रिलीज करके और हमने डिप्लॉय करना था बेसिकली। तो अब उसके दौरान जब डिप्लॉय होता है तो वैसे भी एक नया प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो रहा था, तो काफ़ी इश्यूज आते हैं थोड़े क्लाइंट की तरफ से भी एंड ओवरसीज वर्ल्ड वाइड। तो उस टाइम हमारा जो स्केड्यूल था लाइक इट वाज 13 to 14 आवर्स अ डे, एंड ये सिर्फ हम नहीं थे, तो पूरा ऑफिस बैठा होता था। तो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लोग नहीं बैठे, सो जापानीज सारे काम कर रहे होते थे। एंड उनका जो वर्क स्केड्यूल है, उनकी जो नॉर्मल रूटीन है वो ऐसे ही है। सुबह के टाइम वो सारे रश कर रहे होते हैं, से ट्रेन्स होती हैं, आधे से ज़्यादा जो उनकी आवाम है वो मींस लोकल सफ़र करती है। तो हमारे तो यहाँ पे होता है ना कि हर बंदे के पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना बाइक होना चाहिए। जापान बेहतरीन एक्सपोर्टर है कार्स का, टोयोटा, निसान, हम सबको पता है उसके बारे में। लेकिन वो इन विद इन देयर कंट्री मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो ट्रेन्स, सबवेज, इन सब से सफ़र, मेट्रोज के जरिए वो सफ़र करते हैं। और सुबह के टाइम इतना रश होता है, आप ऐसे जल्दी उठ जाते हैं वो, यानी पाकिस्तानियों की तरह ऐसा तो नहीं है 2-3? नहीं, वो बहुत जल्दी उठते हैं। वो उनका मीन्स जापान में शॉपिंग मॉल 10:30-11 बजे तक बंद हो जाते हैं सारा रात। तो हाँ, बिल्कुल आपका लाइसेंस होता है, लाइक फार्मेसीज का लाइसेंस होता है, आफ्टर 10:30 और 11 o'clock वो ओपन रहती हैं। और उसके बाद फार्मेसीज के बाद लाइक हॉस्पिटल्स और छोटे मोटे क्लिनिक्स हो गए, ये ओपन रहते हैं। बाकी जितना भी है शॉपिंग मॉल्स हो गए आपके, ये सारे, हाँ, ये सारे तकरीबन 10-10:30 बजे तक ये क्लोज हो जाते हैं। और इवन तो अगर आप शॉपिंग मॉल में भी, हम भी एक दफ़ा शॉपिंग कर रहे थे तो हमें ऑलमोस्ट 10:20 हो चुके थे। तो आफ्टर 10:20 ना, तो वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं वो आ जाते हैं, वो आपको कहते हैं कि इट्स टाइम, तो आप 10 मिनट के अंदर जितना भी कर सकते हो शॉपिंग करें एंड चेकआउट कर दें। तो हमें 10:30 शार्प क्लोज करना, तो वो 10:30 to 11 o'clock वो क्लोज कर देते हैं। एंड मॉर्निंग रूटीन तो बेसिकली, अब हम तो नमाज के टाइम उठते हैं, फजर के टाइम, लेकिन अब उनके टाइम तो उनके पास तो फजर है नहीं, सही है। तो वो उनका स्केड्यूल जो है वो वही है, वो लाइक 5:30 to 6 o'clock उठ जाते हैं एंड देन अपने वर्क एथिक्स के हवाले से मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान में अक्सर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑफिस की टाइमिंग 9 बजे है तो हम 9 बजे जो है वो शायद रास्ते में होंगे, मतलब तकरीबन 9:30 तक हम ऑफिस पहुंचेंगे, काम स्टार्ट करते 10 बजेंगे।
फिर कोई 2-3 घंटे बाद हमारी लंच ब्रेक होगी, वो लंच ब्रेक भी नमाज ब्रेक भी होगी, फिर बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो टी ब्रेक भी शाम को होगी। मतलब हमारा तो ये चल रहा होता है निज़ाम। तो वहाँ पर कैसे है कि ऑन टाइम आते हैं लोग, और ऑन टाइम आते हैं तो उसकी वजह क्या है फिर वो? देखिए ऑन टाइम बेसिकली वहाँ पे अगर उनको टाइम आप देते हो ना 9 o'clock आने का, तो उनका ट्रेंड ऐसा है या उनको सिखाया ऐसा जाता है, वो 8:30 आपके ऑफिस के बाहर होते हैं। सो लाइक पीपल वेट कर रहे होते हैं कि ऑफिस ओपन हो तो हम अंदर जाएं। अच्छा। ठीक है, तो एक लाइन लगी होती है, वेट कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे वर्क स्केजुअल 9 o'clock है, तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन उन्होंने भी दिया हुआ है, लाइक 15 मिनट्स 20 मिनट्स। तो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी लाइन पे लगे हों, बट मेजोरिटी आप देखते हो कि वो वेट कर रहे होते हैं कि ऑफिस ओपन हो, हम काम अपना शुरू करें। बट काफ़ी ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि लाइक 9:15 तक चले जाते हैं, 9:10 तक, हम लोग जैसे भी हैं बीच में, बट माइनॉरिटी में। माइनॉरिटी में। तो ये और लंच ब्रेक वगैरह बाकी उसी तरह? लंच ब्रेक उनका होता है 1 hour का होता है लंच ब्रेक। सो वहाँ का, हमारे तो यहाँ मोस्ट ऑफिसेज में 1 से 2 तक का टाइम होता है, तो उनका लाइक 12 to 1 है। तो अच्छा, दूसरा मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने कहा कि अब 12 से 14 घंटे की रूटीन है, तो ये तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ रूटीन है और इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, या मतलब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको पे करने पड़ते हैं एज अ सोसाइटी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 8 घंटे भी काम करें 9 to 5, तो वो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। अगर आप रेगुलरली और मुसलसल काम कर रहे हैं तो 9 to 5 भी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो या तो उनकी कैपेसिटी इतनी बिल्डअप हो गई है, या फिर आपको लगता है कि नहीं उसका भी इफेक्ट होता है? नहीं, इफेक्ट ज़रूर होता है उसका भी, लेकिन अभी देखें ना, अभी एक बंदा अगर हमें शुरू से सिखाया जाता है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या, हमें तो बेसिकली दीन ने सिखाया आप यहाँ पे दुनिया में आए हो अल्लाह की इबादत करना, तो हम तो उसी में ही लगे रहते हैं। और हम कहते हैं कि भाई वो भी अभी ठीक तरीके से नहीं होती, दुनिया भी ठीक तरीके से नहीं चलती। उनका मकसद ये क्या है, उनके पास तो लाइक रिलीजन तो है नहीं, तो उनका पर्पज़ ये क्या है? वो कहते हैं हमने जो भी करना है वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए करना है और अपनी कंपनी के लिए करना है। एंड उनको जो लगता है, जो ठीक लगता है वो करते हैं। अब वर्क स्केजुअल वो 14 hours a day अगर करते भी हैं, तो उनकी कंपनी उनको ऑफर करती है कि आप वीक में 2 days और 3 days वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो। अच्छा। तो वो बेसिकली रोज रेगुलर ऑफिस नहीं आते, तो उनका जो ऑफिस आने का कम्यूट है 1 hour 30 minutes 2 hours, जो स्टैंडर्ड एक टाइम होता है, दूर है कोई लोग आना चाहते हैं तो वो उनका फिर रिड्यूस हो जाता है। तो वो लाइक घर से भी ऑपरेट कर रहे होते हैं। बट उनका ऐसा ना, हमारे अगर ऑनलाइन करते भी हैं तो हमारा क्या होता है, किसी घर की लाइट चली जाएगी, किसी का वाईफाई का इशू आ जाएगा, तो वहाँ पे ये इश्यूज भी नहीं है। तो वो वर्क फ्रॉम होम भी एक सेफ ऑप्शन रहता है उनके लिए, और वो अगर ऑफिस आ जाते हैं तो वो भी एक ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग बैलेंस करके रखते हैं अपनी चीज़ों को। बट उनका वंस अगेन उनका शुरू से ही माइंडसेट यही है कि वी हैव टू वर्क अ लॉट, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एंड वो एक चीज़ के ऊपर लग जाते हैं तो वो उसको फिनिश करके ही रहते हैं वो, और बेहतरीन तरीके से, एफिशिएंट तरीके से। अच्छा, अभी जैसे अभी तो आप एक MNC मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ पाकिस्तान की लोकल कंपनीज का एक्सपीरियंस भी रहा होगा, और उससे आपने तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मल्टीनेशनल कंपनी तक आने का उसके दौरान एक सफ़र है। तो सबसे पहले तो हम शुरू कर लेते हैं अब बेसिक से, कि अगर कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहा है या IT की डिग्री कर रहा है। इवन मैं देख रहा था कि अब स्कूल्स के अंदर ये ट्रेंड आ गया है कि बायो की क्लास छोटी हो गई है और कंप्यूटर साइंस की क्लासेस 2 सेक्शन बन गए। पहले जब हम लोग FSC कह रहे थे तब यह था बायो के सेक्शन 2 होते थे और कंप्यूटर का 1 होता था, मुश्किल से। ऐसा ही था। तो अब ये ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अब कंप्यूटर साइंस अगर कोई कर रहा है तो पहले दूसरे सेमेस्टर में क्या ऐसी चीज़ है जो उसको आनी चाहिए, मतलब विदाउट कंसिडरिंग द कि वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है? वो हो सकता है एरिड में हो, कायद आज़म में हो, नस्ट में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी, फास्ट में हो। तो उसको क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसको आनी चाहिए, थ्योरेटिकली भी और वैसे स्किल वाइज भी? देखिए जब यूनिवर्सिटी में बंदा आता है ना, तो आपका वो बैकग्राउंड पहली बात है नहीं जज करते। तो बैकग्राउंड से मुराद ये, अगर आपने ICS किया हुआ है, या आप इंजीनियरिंग से आए हैं, या मेडिकल्स के थ्रू फिर मैथमेटिक्स देखें एंड देन यू केम टू कंप्यूटर साइंस, तो वो बेसिकली इस स्किल बेस पे जज नहीं करते। तो उन्होंने हर स्टूडेंट को चलाना है फ्रॉम द बेसिक्स। तो ये बहुत एक अच्छी अप्रोच है। अब वहाँ पे होता क्या कि जब आप बेसिक से स्टार्ट करते हो ना, तो आपको उस टाइम हर एक चीज़ लर्न करनी चाहिए। तो चाहे जितना मर्जी आपको वो मींस टफ प्रोग्राम दें, जितना मर्जी आपको लैंग्वेजेस सिखाएं, तो बेसिक में होता ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में एक कॉमन लैंग्वेज है C++, वो यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी अब ट्रेंड चेंज भी हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें शुरू में पाइथन सीखनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से आई वुड नॉट रिकमेंड कि पाइथन सीखे पहले।
बट सी प्लस प्लस एक अच्छा इसका क्या रीजन है, मतलब पाइथन क्यों नहीं पहले और एक्चुअली सी प्लस क्यों? पाइथन कुछ चीज़ें आसान कर देती है बहुत। मतलब नो डाउट इट इज़ थोड़ा इसने ना काम आसान भी किया प्रोग्रामर्स का काफ़ी हद तक, बट कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मेरे हिसाब से मैनुअली इंसान अगर करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है। जो कि पाइथन वो खुद से हैंडल कर लेती है जब चीज़ें, तो वो थोड़ा बहुत लाइक एक 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 वो बंदा जिसको जो 5 to 6 सेमेस्टर में है, वो अगर पाइथन पे स्विच करता है इट्स मोर मींस कंपैटिबल, और वो हम कहते हैं इट्स ओके कि आप कर सकते हो नाउ, क्योंकि आपको बेसिक्स पता चल चुकी हैं। तो सी प्लस प्लस आई थिंक थोड़ी मैनुअल अप्रोच है, वो इंसान को ना थोड़ा शार्प बना देती है, एंड उसको पता चलता है कि अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया है या एक प्रोसीजर लिखा है, एक फंक्शन लिखा है, तो बैक एंड पे कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है और किस तरीके से वो फ्लो करेगा। तो ये चीज़ें उसको सी प्लस प्लस थोड़ा गो थ्रू कर देती है, तो इस वजह से वो पहले दूसरे सेमेस्टर में तो ये हो गया, मतलब पहला ईयर उसका अगर यूनिवर्सिटी का ख़त्म हो गया तो अब दूसरा साल स्टार्ट होता है, तो दूसरे साल में क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरे साल तक मेरे हिसाब से उसको ऊप आनी चाहिए, लाइक क्लासेस उसको आनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि क्या पर्पस है बेसिकली, किस तरीके से हम सिक्योर बना सकते हैं, इनके मॉड्यूल्स क्या हैं, लूप कैसे लगते हैं, और आपको प्रोजेक्ट को थोड़ा बहुत नॉट द मैक्सिमम, बट वो ऐसे हिसाब जाओगे तो आएगा, बट थोड़ा बहुत एनालाइज करना आना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से आप लोगों को ना अपनी रीच आउट करना चाहिए, लाइक अगर आपकी क्लास में या आपके सेमेस्टर में, आपके बैच में कुछ लोग हैं जो कि बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा टफ प्रोजेक्ट चूज करो। तो आपको शुरू में मुसीबत में डालेगा वो, बट वो रिजल्ट उसका अच्छा निकलेगा कि आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मींस आ जाएगा उस लैंग्वेज के बारे में। तो ये है कि पहले दूसरे सेमेस्टर में आपको अगर ये चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपको बेसिक्स आ जाती हैं, ऊप्स की बेसिक आ जाती हैं, एंड थर्ड सेमेस्टर में आप जाके ऊप की बेसिक्स को मींस अपनी स्किल सेट बना लेते हो, तो ये एक बहुत अच्छी अप्रोच हो जाएगी, आपका स्टार्ट एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड डालना चाहूँगा कि जिस तरह आप एक स्टोरी भी बता रहे थे कि अपनी खास तौर पे जब आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में थे, और जिस तरह से एक आपने प्रोजेक्ट पकड़ा जो शायद आपकी रीच में नहीं था, मतलब उसको उस टाइम पे करना, लेकिन आपने उसको लिया एक टारगेट के तौर पे कि मैं इसको अचीव कर लूँगा, कोशिश करूँगा, या उसको आपने अपने लिए फिजिबल बना लिया। तो क्या ये अप्रोच ठीक है कि मतलब आप इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं? और उसकी भी मुझे बताइए कि वो क्या प्रोजेक्ट्स और कैसे आप लोगों ने फिर उसको किया भी प्रोजेक्ट को, और क्या ये सही तरीका है स्किल सीखने का? मतलब कि अगर कोई चीज़ आप अपना टास्क ले लेते हैं और वो चीज़ आपने करनी है, फिर आप ज़्यादा एफर्ट करते हैं उस चीज़ के लिए, क्या ये अप्रोच ठीक है? और आपने इसको अपने उसमें इम्प्लीमेंट भी किया था, तो उसका भी थोड़ा शेयर कीजिए। असल में ऐसा बेसिकली ये चीज़ माइंडसेट के ऊपर होती है। तो मेरा माइंडसेट ये था कि अगर आप कुछ एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो या किसी एक चीज़ को बिल्डअप कर रहे हो, तो वो सारा का सारा आपका बेसिकली होना चाहिए थ्रू आउट, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि लोगों को लगे कि लाइक आपके क्लासमेट्स को, आपके बैच को, इनको लगे कि एक अपीलिंग चीज़ बनाई है, एक वो चीज़ है जिस पे आपने मेहनत की है, काम की, एक प्रोडक्ट निकला है बाहर। तो हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। मेरे ग्रुप मेंबर्स जो है इसी वजह से मुझसे थोड़ा बहुत थोड़े तंग भी थे। वो इसी वजह से तंग थे कि वो कहते थे कि यार ये अजीब समझने, लाइक एक जितने भी लोग सीएस कर रहे होते हैं तो उनका एक हमारा कॉमन सब्जेक्ट होता है डीएलडी, जिसमें डिजिटल लॉजिक और डिज़ाइंस होते हैं। उसमें आप गेट्स और आईसी सर्किट्स एंड ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो। तो हमने इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया था, हमने एक गाड़ी बनाई थी। तो हमारा प्लान ये था कि वो एक गाड़ी सिंपल सी रोल आउट करेगी। फिर आईसी की कॉन्फ़िगरेशंस की थी हमने, तो लेफ़्ट मूव करना, राइट मूव करना, एक रिमोट कंट्रोल सिंपल कार थी। बट हमने जो चैलेंजिंग काम किया था, हमने उसमें ये किया था कि लाइक वो हमारा बेसिक था, तो हम थर्ड सेमेस्टर में थे वो, तो हमने ये किया था कि एक फिज़िक्स के थ्रू हमने ये सोचा था कि हम गाड़ी के अंदर एक 360 रोटेशन डालेंगे, जो कि उस टाइम वैसे ही हमारे जहन में आ गई थी। लोग ड्रिफ्टिंग करते थे तो हमारे जहन में अचानक से आ गया कि हम 360 रोटेशन एक डालें। तो सजेशन जब हम अपने ग्रुप मेट से ली, तो जो कि हम पहले भी डिस्कस करते हैं, मैंने सजेशन हमने ली तो वो क्या था कि एक थर्ड व्हील लगाया जाए, वो फिफ्थ व्हील लगेगा एक नीचे, जो कि आपके रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। बट वो चीज़ लाइक मुझे उतनी अपीलिंग नहीं लगी थी कि वो कॉमनली सारे यूज़ कर रहे होते। तो इस वजह से मैंने तो ये प्लान किया था कि आप डायगनल, अगर फिजिक्स में देखें ना, तो आप डायगनल जो व्हील्स हैं उनको फॉरवर्ड की तरफ रोल करें और जो अदर डायगनल है उसको बैकवर्ड की तरफ रोल करें, तो आपकी जो गाड़ी है वो एक जगह पे 360 टन लेगी। तो हमने अब ये चीज़ अचीव करनी थी।
तो हमें पहले ही गाड़ी को फ्लो में आईसी की कॉन्फ़िगरेशंस हमसे सही तरीके से हो नहीं रही थी, काफ़ी सारी आईसी जलाई भी हैं हमने, तो हमने पहले ही काफ़ी टाइम लगा दिया था इस चीज़ के ऊपर। तो मेरे ग्रुप मेंबर्स एक दो थे जिनका नहीं था प्लान के यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एट द वेरी एंड जब लाइक उसमें लाइक 9 to 10 डेज रह गए थे, हमने प्रोजेक्ट सबमिट कराना था, तो तब जाके हमारे जब जहन में आया तो इवेंचुअली हमने काम किया फिर इस पे, और थोड़ा बहुत हर्डल आई एक दफ़ा, बट हो गया, टाइमली हो गया। ये है कि उसके थ्रू लर्निंग फिर हुई है, लर्निंग हो गई, हमें ये पता चल गया कि हमने बेसिकली आपके 2 बटन्स ही थे, वही 4 बटन्स हैं जो फॉरवर्ड रोल कर रहे हैं, वही 4 बटन्स हैं जो बैकवर्ड और लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हैं, अभी भी वही 4 बटन हैं, बट आप उसके अंदर एक एडिशनल फीचर डाल रहे हो उन्हीं 4 बटन्स के थ्रू के 360 कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो वो हमने किया था। फिर हमारे 5th सेमेस्टर में हम एक कोर्स पढ़ते हैं, इसमें ना हम बेसिकली सॉफ्टवेयर्स बना रहे होते हैं जिसमें हम ग्राफिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। तो वो उसमें हम लोगों ने ये चूज़ की थी, यूनिटी के ऊपर गेम बनाई थी। अब जो हमारी गेम थी बेसिकली हमारी पूरी क्लास या हमारा पूरा बैच जो है वो गेम बना रहा था, वो 2Ds बना रहे थे, बोर्ड गेम्स हो गई ये वो, और हम लोगों ने इंस्पायर्ड थे 3D से। तो हम लोगों ने लाइक GTA टाइप, मतलब नॉट द GTA एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, मैं जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि GTA इज़ अ 3rd पर्सन गेम। तो हमने भी 3rd पर्सन बनाई थी जिसको आप शिफ्ट कर सकते थे 1st पर्सन में भी, और आप एक स्टोरी थी, एक टाइमलाइन थी, उसके थ्रू जाते थे, एंड देन वी रोल, हमने अपने नेम्स डाले, अपनी वॉइसेस डाली, एक्टिंग की, रिकॉर्ड किया, मैप्स वगैरह डाले अपने कस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें अब ये और उस टाइम पे कोई भी नहीं कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें हमने की। लाइक आप वो चीज़ करो जो कि लाइक आपको अपीलिंग लगे एंड वो एक प्रोडक्ट निकले, पता लगे कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, ठीक है। और आप अभी अगर एक बंदा 10 घंटे काम करता है और वो एक 2D गेम बना के एक नॉर्मल सी गेम बनाता है जो कि मार्केट में लॉन्च होती है, उससे बेहतर है अगर एक बंदा 20 घंटे लगा के या 30 घंटे लगा के और 50 to 60 आवर्स लगा के एक ऐसा प्रोडक्ट निकालता है जो कि अपीलिंग होता है थोड़ा सा, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है उससे, तो मार्केट से थोड़ा हट के निकल आएगा। अच्छा, अब दोबारा उसी क्वेश्चन पे वापस आएंगे कि 3rd 4th सेमेस्टर में आपने कहा कि ऊप उसे आनी चाहिए बेसिक, बिल्कुल, मतलब कुछ प्रोजेक्ट को इसे समझ आना शुरू हो जाए, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद 5th 6th सेमेस्टर यानी 3rd ईयर उसका बनता है, उसके अंदर उसको क्या आना चाहिए? 5th 6th सेमेस्टर तक आप लैंग्वेजेस गैदर करो। अब आपके पास बेसिक्स आ चुकी होती हैं इस टाइम तक, तो अब आप होता है कि आप देखो अपना नीश, आप ये डिसाइड करो कि आपने क्या बनना है, वो जिसको हम कहते हैं कि मेजर्स कौन से मेजर्स अपने। हाँ, बेसिकली आप कंप्यूटर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि भाई मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे जाना है, कुछ लोग कहते हैं मैंने AI साइड पे जाना है, कुछ लोग मैंने गेमिंग वाली साइड पे जाना है। तो आप ना वो नीशेस डिसाइड करो। अगर आपको कंफ्यूजन है उसमें भी तो आप 1-2 सेलेक्ट कर लो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक सेलेक्ट करो एंड उस पर रुक जाओ अगर आपको नहीं होता तो आप वो सेलेक्ट करो, उसके बारे में नॉलेज गैदर करो, उसके बारे में पढ़ो, ठीक है। और जब आप ये चीज़ें पढ़ोगे और रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स पिक करना शुरू करोगे, और मेरे ख्याल से 5th और 6th सेमेस्टर ऐसा होता है कि अगर बंदा आसपास कोई एकेडमी, कोई स्कूल और कोई शॉप इस तरीके के उनके लिए एक छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बना के, छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स बना के उनके कंप्यूटर में जाके मैनुअली इंस्टॉल कर दे। ऐसा नहीं है कि आप अभी एक स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है, उसको एक अच्छा कैरियर बनाना है, तो वो शुरू से मींस मास्टर नहीं कर सकता, मास्टर कोई भी नहीं कर सकता, वो एक्सपीरियंस के साथ साथ आता है, हम सब जानते हैं। तो वो ये है कि अगर वो इस तरीके से स्टार्ट करता है, आसपास कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना के 1-2 लोगों को दे देता है जो यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ में, तो एक थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है टूल। बेसिकली उसका पोर्टफोलियो डेवलप करे, थोड़ी नॉलेज एक प्लेटफॉर्म की जगह मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज लेना शुरू करे, ताकि आपको पता चले कि कोई AI का आगे पास आगे बैठ जाए, आपको पता हो गया आई हैव टू टॉक अबाउट दिस, तो फिर आगे आपको पता चले कि अगर कोई रिएक्ट का आ जाता है, कोई मार्केट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में बहुत सारी अभी जो मेन मार्केट में है वो फ्लटर और रिएक्ट है, रिएक्ट नेटिव होगी, फ्लटर होगी। AI के लिए बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, आप पाइथन में नए मॉडल्स बनाते हो, डाटा सेट्स बनाते हो, क्लस्टर्स आप बिल्ड कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर वो आप टेक्निकल बंदे जो हैं वो समझ जाएंगे, तो वो आप बेसिकली इन पे ना जाओ, आप अपनी फील्ड्स को डिसाइड करो, एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बना के आप बेसिकली मार्केट में निकालो, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जो है वो अपना इंटरेस्ट डिफाइन करें कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक तो ये भी अब ट्रेंड नजर आ रहा है कि हर बंदा AI का एक बूम देख रहा है और वो चाहता है कि वो AI की तरफ चला जाए, तो क्या बाकी सारी चीज़ों का फ्यूचर खत्म हो गया है AI के अलावा?
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अभी तो नहीं है ऐसा। लेटर इन द फ्यूचर से लाइक 50 to 60 ईयर्स, अभी बहुत टाइम है उसमें। सो इट वुड टेक 50 to 60 ईयर्स उस एआई पे पहुंचने के लिए जो हमने इमेजिन की हुई है। तो देयर आर, अभी चैट जीपीटी हम कितने सारे लोग यूज करते हैं। सो स्टिल आप चैट जीपीटी ओपन करो, नीचे लिखा आ जाता है फॉर द फ्री वर्जन्स, नीचे लिखा आ जाता है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स। सो इफ एन एआई इज सो गुड, सो व्हाई इज ही मेकिंग मिस्टेक्स? सो ये एक प्रॉब्लम है। बट आप इस बात पे नोट करो कि हमने जो कॉन्सेप्ट बना दिया है चैट जीपीटी का या एआई का, वो बेसिकली अभी उस लेवल पे पहुंची नहीं। सही। सो अभी उसका स्टार्टिंग फेज है, लाइक 3 to 4 ईयर्स बैक अगर जाए तो हम स्टार्ट हो रही थी वो, तो अभी उसका स्टार्टिंग फेज है। एआई इज गुड फॉर फ्यूचर अगर आप उस पर प्लान नहीं, तो ये जो माइंडसेट है कि जी अब तो प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामिंग के लिए एआई आ गया है, मैं उसमें डालूंगा कोड, वो मुझे दे देगा तो प्रोग्रामिंग हो जाएगी, तो ये अब आपको लगता है कि ऐसे ही है क्योंकि आप तो इस फील्ड से हैं? तो नहीं, अगर आपका ऐसा प्लान है कि एक प्रोग्रामर का ऐसा प्लान है कि वो कोड अपना पूरा उठा के प्रोग्रामिंग का, मतलब आप बात करेगा उससे चैट जीपीटी और वो उसको पूरा कोड दे देगा, नो डाउट वो देगा, बट वो एफिशिएंट है नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक है। एंड देन अगर एक प्रोग्रामर ये काम कर रहा है तो वो बेसिकली प्रोग्रामर है ही नहीं। प्रोग्रामर वो होता है जो कि खुद से काम करता है। हाँ, नो डाउट आप किसी चीज़ में फंसते हो, आप कोड उससे ना पूछो, आप बेसिकली वो लॉजिक पूछो। अब उसको कहो यार देखो मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, तो मुझे ना ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं, तो मुझे इनका मतलब बता दो। आप उसके सॉल्यूशन की तरफ भी मत जाओ। चैट जीपीटी से आपको सॉल्यूशन भी नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको सिर्फ पूछना चाहिए, जैसे आपको कोई एक बंदा आके कहता है कि यार देखो मुझे प्रोक्योरमेंट, एक मेरा डिपार्टमेंट है उसके अंदर मुझे ये काम करना है, आप उससे पूछो कि प्रोक्योरमेंट काम क्या करता है। आप उससे ये ना पूछो कि प्रोक्योरमेंट के ऊपर मुझे ये काम दिया गया है तो ये मैंने कैसे करना है। ये आपको खुद सोचना है। अगर आप ये चीज़ें उससे पूछ रहे हो तो ये आपके बेसिकली स्किल सेट को थोड़ा सा लाइक डाउन करेगा, आपका माइंड सेट। अब फिर आपने आदत बन जाएगी आपकी है, तो आप खुद से सोचने की बजाय आप थ्रू आउट चैट जीपीटी पे रहोगे, वो थोड़ी चीज़ अच्छी नहीं रहती। और मेजर, मेरी कल परसों एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उनके जो स्पोर्ट्स टीम है उसमें उनकी कंपनी में, तो वो स्पोर्ट टीम ये कर रही है बेसिकली, वो चैट जीपीटी को उनके सिस्टम्स में से खत्म कर, ब्लॉक कर देगी चैट जीपीटी और एआई को। तो कुछ लिमिटेड एक्सेस होगी उनको एआई की, वो भी इनका अपना ही कुछ डेवलप कर रहे हैं। काफ़ी सारी कंपनीज ऐसा कर रही हैं कि वो खुद की एआई डेवलप कर रही हैं और कुछ लिमिटेड एक्सेस देंगी उनको। अब इस चीज़ पे वो बंदा जिसने थ्रू आउट चैट जीपीटी पर आया उसको प्रॉब्लम हो गया। तो इस वजह से स्किल सेट बंदा खुद बनाए। और आखिरी लास्ट ईयर मतलब 7th and 8th सेमेस्टर जो है कंप्यूटर साइंस का, तो इसके अंदर अब क्या करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? इसके अंदर अगर आपको किसी इंटर्नशिप मिल जाती है लाइक 7th सेमेस्टर में, इट्स गुड। 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप मिल जाती है, गुड, पेड है, फ्री है, आप नो मैटर, आप बस इंटर्नशिप करो ताकि आपको मार्केट को थोड़ा एनालिसिस हो, एंड देन फोकस ऑन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को ऐसा बनाओ कि आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सको, क्योंकि वो आपके 4 साल के लाइक नॉलेज के ऊपर बना होता, तो आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सको। तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इस लेवल का होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए। और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को काफ़ी सारे लोग, लाइक हमारे बैच में भी काफ़ी सारे लोग ये करते थे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को समझते थे कि लाइक वो एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट ही है। तो आप उसको प्रोजेक्ट ना लो, फॉर्मेलिटी लेते। हाँ, फॉर्मेलिटी लेते, भाई यूनिवर्सिटी को हम दे देंगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ऐसा सोचो कि जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आपने लॉन्च करना है, वो आप प्ले स्टोर पे डालोगे, वो आप अब नो डाउट आपकी मोबाइल ऐप है तो आप प्ले स्टोर पे डालो, ऐप स्टोर पे डालो। आपकी अगर वो अपने प्रोडक्ट के तौर पे बेसिकली आपने उसको लेने, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है तो आप उसको एज्योर पे डालो, आप इस पे AWS पे डाल दो, आप बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे लॉन्च करो। तो ये बेसिकली आपको ना इस तरीके से सर्विस लेके चलनी है। यहाँ से आपका नॉलेज बिल्ड होगा, आपको चीज़ों का पता चलेगा। एंड FYP आई थिंक एक बहुत बेहतरीन, अगर उसको आप लेके चले ना एक प्रोडक्ट के हवाले से, तो उसका जिस तरह पहले डिज़ाइनिंग फेज़ आता है, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन फेज़ है, डिज़ाइनिंग फेज़ है, प्रोग्रेसिंग फेज़ है, डेवलपमेंट फेज़ है, फिर आप जिस तरीके से चल रहे होते हैं तो आपको बेसिकली वो एक मार्केट वे ही मिल रहा होता है कि एक मार्केट में एक प्रोजेक्ट कैसे आ रहा है, उसके अंदर किस किस तरीके से आपकी लाइक प्रॉब्लम्स और किस किस तरीके से आप डील कर रहे हो, तो एक फेस चल रहा होता है। तो इंसान को अगर इंटर्नशिप मिल जाती है इट्स गुड, बट FYP इज आपको उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए बजाय इसके कि आप बाकी और काम करें। तो मेरे हिसाब से इंटर्नशिप एंड FYP पे फोकस रखे वो 7th 8th सेमेस्टर में। अच्छा, इंटर्नशिप के साथ भी एक मसला मुझे नजर आया अपने उस टाइम पे
कि इंटर्नशिप हम बेसिकली करते हैं सर्टिफिकेट के लिए, कि इंटर्नशिप हम करें किसी इदारे से, वो सर्टिफिकेट हमें दे दे। और अक्सर इंटर्नशिप करवाने वाले भी मुझे लगता है ये ज़्यादती करते हैं कि वो स्किल सेट नहीं सिखाते। वो कहते हैं कि ऑफिस का मेरा ये काम कर दो, मैं मतलब फॉर एग्जांपल कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ इस तरह का काम करना है, तो वो उससे उसकी फील्ड के रेलिवेंट काम देते ही नहीं है। तो कितना चूज़ी होना चाहिए, या कितना आपको देखभाल की इंटर्नशिप करनी चाहिए, या फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप नहीं मिलती किसी को, या अच्छे इदारे में नहीं मिलती, तो वो क्या करें? आपको बेसिकली करना ऐसे है कि देखें, इंटर्नशिप अगर उसको नहीं भी मिलती किसी अच्छे इदारे में, अगर वो एक 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 एज नॉर्मल इदारे में जा रहा है, तो वो बस ये देखे कि उसको उसके रेलिवेंट काम दिया जाए। अगर वो उससे मींस वो वाले काम करवा रहे हैं जो कि उसके फील्ड के रेलिवेंट नहीं है, या उसको वो इम्प्रूव नहीं करेंगे लेटर इन द फ्यूचर, तो अगर उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते वो, उसको वो काम नहीं करने चाहिए। और वंस अगेन कि अगर आप चाहे छोटे सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ या बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में जाओ, या आप इंटर्नशिप ही डायरेक्ट मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हो, तो ऐसा इसमें कोई भी लाइक अगर आप छोटे में हो और एक बड़े में हो तो उसमें कोई भी इतना मेजर फर्क नहीं है। बस आपको एक स्टार्ट चाहिए होता है, तो आप जिस जगह मर्जी स्टार्ट करो। बस ये है कि आपके जो टारगेट्स, आपके जो गोल्स हैं, वो बेसिकली इंटर्नशिप में अचीव होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे, अगर जिस तरह भी आपने डिस्कस किया है कि वो उल्टे काम करवाते रहते हैं, प्रिंट ले आओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा हाँ, मतलब ऑफिस बॉय के तौर पे डील करते हैं। ऑफिस बॉय के तौर पर ऑफिस बॉय होना चाहिए हर एक ऑफिस में। और अगर आपको एक इंटर्नी को वो ऑफिस बॉय के तरीके से डील कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली वहाँ पे प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से छोड़े किसी और ऐसी जगह जाए जहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी या वो पॉइंट सिखाया जा रहा है जिसके लिए आप इंटर्नशिप करना चाहते हो। ठीक है, तो वो एक थोड़ा अच्छा उसका स्टार्टअप एक अच्छा हो जाएगा, और उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सीखने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। अच्छा, एक और चीज़ जो हम डिग्री के दौरान या डिग्री होते ही फ़ौरन करते हैं, वो ये है कि फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाते हैं। या फ्रीलांसिंग एक हमें आसान तरीका नज़र आता है कि बजाय इसके कि हम लोग जाके कहीं नौकरी करें, नौकरी ढूंढें, बेहतर है कि हम अपना प्लेटफॉर्म बनाएं फ्रीलांसिंग के अंदर और उसी को लेके चलें। आपने खुद भी फ्रीलांसिंग की है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मतलब फ्रीलांसिंग की तरफ किस टाइम पे आना चाहिए? एक तो कि डिग्री के दौरान ही आपको एंटर कर देना चाहिए, या दूसरा अगर आपका स्किल सेट प्रॉपर डेवलप नहीं है और आप डर रहे हैं थोड़ा सा कि यार मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐप डेवलपमेंट नहीं आती और मैं ऐप डेवलपमेंट की जो है वो गिग बना दूंगा उसके ऊपर, अपवर्क के ऊपर या फाइवर के ऊपर, तो मुझे तो आती नहीं है या आउटसोर्स करनी पड़ेगी, तो किस टाइम के ऊपर आना चाहिए फ्रीलांसिंग की तरफ, और क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? या वो पहले कुछ अपनी लोकल फ्रीलांसिंग करे या फाइवर की तरफ जाए, किस तरह से उसका? अगर एक बिल्कुल बिगनर है और वो कहता है कि मैंने डायरेक्ट स्टार्ट ही फ्रीलांसिंग से करना है, तो उसके लिए तो बहुत टफ होगा और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी तमाम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे वो फाइवर हो, या और भी जितने भी हैं, गुरु हो, कोई भी हो, अब तमाम के तमाम पे बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है। अब वो जो कंपटीशन है उसको आपने बीट करना है। अब वहाँ पे जब एक बिगनर इंटर हो रहा है, वहाँ पे एक मीडियोकर भी बैठा है, एक एक्सपर्ट भी बैठा है, ठीक है, एक वो बैठा है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक 7 साल का एक्सपीरियंस है, और सॉफ्टवेयर हाउसेज बैठे बड़े वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि ऑनलाइन उनसे प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। तो अब वहाँ पे जाके उस मार्केट के अंदर जाके अपना नाम बनाना आपके लिए बहुत टफ होगा और वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इससे बचने के लिए आई विल सजेस्ट कि पहले वो बंदा खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए, मार्केट के 2-3 प्रोजेक्ट्स बना ले, एंड मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद वो जब अगर फाइवर पे जाता है तो उसको एक तो पहले डील हो चुका होगा कि मुझे किस तरीके से काम करना है फाइवर पे या अपवर्क पे, किस तरीके से उनको गो थ्रू करना है, किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है, प्रोजेक्ट कैसे डील करना है, बिल्डअप कैसे करना है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो मार्केट के हिसाब से हैं मुझे वो करनी चाहिए। जो बिगनर्स होते हैं उनको पता नहीं होता कि एक बहुत कॉमन है, जैसे हम लोग कोई प्रोग्रामिंग होता है एरेज और लिस्ट, आप मल्टीपल अगर चीज़ें स्टोर करना चाहो तो आप वहाँ से स्टोर करते हो। तो अब वो लोग क्या करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं वो लूप्स लगाने शुरू कर देते, जो कि इंतहाई पैथेटिक अप्रोच है मेरे हिसाब से। वो क्या करनी चाहिए, उसको कभी भी आप लूप ज़्यादा ना लगाओ, आप मैक्सिमम 1 से 2 लूप लगा लो, इसके बाद नहीं लगानी चाहिए। अब यहाँ से क्या होगा कि आपकी थोड़ी प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाएगी एंड आपके जो रिस्पॉन्स टाइम है चीज़ों का वो बहुत लेट हो जाएगा। अब यहाँ पे लोग क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो बिगनर्स होंगे वो ये वाला फेज लेके चलेंगे। अब एक वो बंदा है जो कि जिसके पास 3 to 4 years या 5+ years एक्सपीरियंस है, वो कभी भी वो काम नहीं करेगा। उसको पता होगा कि मैंने क्या प्रॉब्लम्स की हैं।
तो उसके लिए फिर मेरे हिसाब से फाइवर पे या फ्रीलांसिंग पे थोड़ा मुश्किल होगा। एंड यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, 7, 8 सेमेस्टर, 5, 6 सेमेस्टर में आप ओपन जा सकते हो वहाँ पे, बट आप सिर्फ इस हिसाब से जाओ, मुझे अर्निंग नहीं करनी, मुझे सीखना है। सही। ठीक है, मुझे एक नॉलेज पॉइंट लेना है। मतलब अगर आपको कोई फ्री प्रोजेक्ट्स भी बना के देने पड़ते हैं? यस, आप बनाओ। मैंने बहुत सारे फ्री प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बल्कि आप तो, मैं आपको बताता भी रहता था, आप जानते भी, मैंने बहुत सारे फ्री प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिनके ऊपर किसी स्कूल की वेबसाइट बना दी, किसी का कुछ बना दिया। किसी स्कूल की, मैं 3 स्कूल्स की, तो मैं अब नाम नहीं ले सकता, मैं 3 स्कूल्स के मैंने खुद वेबसाइट्स बनाई है, एंड दे वर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कोई उनसे पेमेंट नहीं ली, एंड वो सिर्फ ये था कि मुझे बनाना था, एक लर्न करना था। और मैंने आज तक, जो मेरी पहली वेबसाइट थी, मैंने कभी डिप्लॉय नहीं की थी, मैंने होस्टिंग कभी बाय नहीं की थी, मैंने कभी डोमेन बाय नहीं की थी। तो आपने दूसरे के खर्चे में बेसिकली वो सारी चीज सीख ली कि सारी चीजें। तो आप ऐसे करो, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स मिलेंगे आपको, बहुत सारी ऐसी एकेडमीज मिलेंगी, बहुत सारे ऐसे लाइक छोटे छोटे शॉपिंग मॉल्स में जो आपके बुटीक्स होती हैं, जो जिनका स्टार्टअप होता है, वो बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जो ढूंढ रहे होते हैं, यार हमें ना एक वेब डिजाइनर मिल जाए। और बेसिकली वो स्टार्टअप होता है, तो वो लोग पहले ही अपने मार्केट या प्रोडक्ट के ऊपर इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं कि एक डेवलपर को वो अच्छी खासी कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते। तो इन लोगों के ये मौका है, वो डिजाइनर्स जाएं वहां पे, बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट करके दें या थोड़ी बहुत पेमेंट लेके करके दें, बट उनकी भी लर्निंग हो जाएगी और उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब तक आपका लाइक यूनिवर्सिटी खत्म नहीं होती, आप फ्रीलांसिंग कर भी लेते हो, तो वो सिर्फ लर्निंग के लिए होनी चाहिए, नॉट फॉर अर्निंग। सही। तो आपका मेन गोल लर्निंग होना चाहिए अर्निंग की जगह, तो वो थोड़ा लाइक अपीलिंग होगा और आपके फ्यूचर के लिए कुछ ज्यादा हेल्पफुल भी होगा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं पूछना चाहूँगा, पोर्टफोलियो। हर चीज़, मतलब मैंने देखा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड जब भी कोई आई होती है, तो मतलब हमारी क्योंकि सोशल साइंसेस से डिग्री है, तो हमारी तो रेज्यूमे या सीवी मांगते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो मांगते हैं, ये पोर्टफोलियो भेज दे। पोर्टफोलियो क्या होता है और दूसरा ये बनाते हैं किस तरह से पोर्टफोलियो? फॉर एग्जांपल उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, किस तरह से वो क्या मैटर करता है उसके अंदर, तो ये थोड़ा सा आपका जितना भी एक्सपीरियंस है, आपने जिस लैंग्वेज पे काम किया है, उस लैंग्वेज के कितने मॉड्यूल्स पे काम किया है, और आपने बैक एंड पे आपकी कमांड किस पे ज्यादा है। ठीक है, अगर आप कहते हो मैंने 3-4 लैंग्वेजेस पे काम किया, तो मोस्ट रिसेंट लैंग्वेज कौन सी है और किस पे सबसे ज्यादा आपने काम किया, ये सारी चीजें आपने इंक्लूड करनी है पोर्टफोलियो के अंदर। पोर्टफोलियो जरूरी इस वजह से होता है, लाइक एक प्रोग्रामर है, वो कहता है कि यार मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है, मेरा इतना इतना एक्सपीरियंस है, मैंने ये काम किए हैं सारे, और वो भी एक नॉर्मल उस बंदे की तरह जाके एक पेज, लाइक हम सीवी हमें भी ड्रॉप करनी पड़ती है, बट एक पोर्टफोलियो अगर आप बीच में डालते हो, तो वो इट लुक्स मोर अपीलिंग कि यार ये बंदा अपने कैरियर के मींस इस पॉइंट पे भी है, मतलब उसको इस फेज का भी आइडिया है, इसके ऑनलाइन भी सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा अपीलिंग होता है, वो थोड़ा प्लस पॉइंट के लाइक सामने आता है। और जब एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस बताना होता है, अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने बनाए उनकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए कि मैंने उसमें ये काम किया, तो मेरा ये पर्पस था, मैंने ये चीज़ें उसमें की हैं, प्रोजेक्ट का नाम ये है। आप कंपनीज का जिक्र ना करो अगर नहीं करना चाहते, तो आप अपने प्रोजेक्ट्स का जिक्र करो, आप अपने लैंग्वेजेस का जिक्र करो, और फिर ये बताओ कि मेरा मैक्सिमम या जो मेरी प्रायोरिटी है वो ये लैंग्वेज है, और मुझे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के कोई लिंक्स डालना भी जरूरी है उसके अंदर? नहीं, लिंक्स बेशक, अगर आप कुछ कंपनीज होती हैं जो कहते हैं भाई हम नहीं करना चाहते आउटसोर्स से, तो उनके आप लिंक्स ना डालो, उनके नाम लिखो। देखिए, पोर्टफोलियो सिर्फ ये है कि आपने उसको दिखाना है कि लाइक आई डिड दिस 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 दिस, वो आप सीवी पे भी दिखाते हो, वो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी दिखा देते हो। जो असल में काम होता है वो प्रोबेशन में आप प्रूव करके दिखाते हो कि लाइक मेरा ये काम किया था, और लाइक मैंने ये काम करना भी है, और मैं ये कर रहा हूँ, और मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, तो ये आपने प्रोबेशन में बताना होता है। तो ये जो पोर्टफोलियो के ऊपर आप अगर लिंक्स नहीं भी डालते तो ये कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, लिंक्डइन कितना मैटर करता है इस सारी चीज़ के अंदर? क्योंकि लिंक्डइन भी आपका पोर्टफोलियो ही बेसिकली होता है। यस। तो और ख़ास तौर पे ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि वो एक वेबसाइट के ऊपर जाके अपना पोर्टफोलियो बना लेते हैं या उसी का लिंक शेयर कर देते हैं। तो लिंक्डइन कितना मैटर करता है और लिंक्डइन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, आप इस हवाले से अगर? मेरे हिसाब से लिंक्डइन को रखना चाहिए। लिंक्डइन आपके साथ साथ रहेगा तो वो बेसिकली ऐसे होगा कि अगर आपके पास लिंक्डइन है तो कोई भी बंदा या कोई भी कंपनी जब आपको अप्रोच करती है, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकती है, तो उसमें आपकी हिस्ट्री और आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, और वो आपने कैसे काम किया, किन किन लोगों से मिले, आपने स्टार्ट कहाँ से किया, तो वो सारा एक गो थ्रू हो जाएगा।
तो लिंक्डइन अच्छा है जॉब सीकिंग के लिए भी, बहुत बेहतर है। और अगर आप उसका फ्री वर्जन में, तो आपको खैर थोड़े मैसेज ऐसे भी आएंगे जो कि लाइक रेलिवेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पेड पे जाते हो, प्रीमियम पे जाते हो, तो फिर आपको काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मिलते हैं। एंड मेरे हिसाब से लिंक्डइन होना चाहिए और इंसान को उसको मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा एक प्रोफेशनल लुक आती है और थोड़ा ये पता चलता है कि इंसान लाइक अपने एक कैरियर के उस स्टेज पे भी है जब वो दूसरों को ग्रूम कर सकता है। लिंक्डइन का एक और भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, अगर वहाँ पे आप ऐसे रिसर्च जो उनके पेजेस ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन करते हो और आप नीचे उनको सजेशंस देना शुरू करो, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई एक अच्छी कंपनी का एचआर हो गए, वो बेसिकली थ्रू आउट ओवर द लिंक्डइन बैठे होते हैं। उनका पूरा काम ही होता है कि वो पूरे दिन स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, लोगों को गैदर करते हैं, टैलेंट हंटिंग करते हैं। तो जब आपके रिस्पॉन्सेज वो कमेंट्स में पढ़ेंगे या आपके रिस्पॉन्सेज या आपने जो भी बातें बताई होंगी, जब वो देखेंगे उसको, तो वो एक थोड़ा अपीलिंग मिलेगा उनको। वो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऐप किसी कंपनी ने लॉन्च किया, तो आप उसके नीचे जाके कमेंट करते हैं कि जी मेरे ख्याल में इसका टेक्निकल अगर पॉइंट ये चीज़ ऐड हो जाए तो और बेहतर हो जाए। ये इंडिया में एक लड़का था भी, उसने ये काम किया भी था, और उसको उसके लाइक जिस ऐप के ऊपर उसने कमेंट किया था, उसके सीईओ ने उसको रिप्लाई करके बोला भी था कि अगर आपके पास टाइम है तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं एंड वी विल डिस्कस फर्दर कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक तरीके से आप ये समझे, वो उसको अपने ग्रुप में, अपनी कंपनी में बुलाना चाहता था। तो ये एक थोड़ा सा तरीका भी है। तो लाइक ये चीज़ हो भी चुकी है। अच्छा, दूसरा दो चीज़ें और हैं जो हमने अभी डिस्कस करनी है इस हवाले से। एक तो था जॉब के हवाले से कि जॉब लेने का तरीक़ाकार क्या होगा। मतलब आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाएं, अपनी रिज्यूमे जमा करवाएं, पोर्टफोलियो जमा करवाएं जी कि हमें जॉब चाहिए। आप लिंक्डइन पे रीच आउट करें, कहीं पे कहीं वैकेंसी आती है तो उस पर अप्लाई करें। मतलब इसमें क्या तरीका का क्या मेथड अपनाना चाहिए सारी चीज़? जहाँ पे भी आपको बेसिकली जिस जगह पे भी आपको मिल रही है और जॉब मिल रही है, अगर आपकी फर्स्ट जॉब है, तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे ना मैं काम कर सकता हूँ और ये आपकी फर्स्ट जॉब है, आप फर्स्ट जॉब के लिए अपनी सीवीज दो। अगर आपका पोर्टफोलियो बना है तो सीवी के अंदर पोर्टफोलियो का लिंक डालो और आप अपनी सीवीज ड्रॉप करो। ऑनलाइन पोर्टल्स पे कर दो, उनके लिंक्डइन के थ्रू कर दो, या फिर आप जो है उससे भी कर सकते हो कि आपका जितना भी लाइक आप उनके वॉक इन इंटरव्यूज भी दे सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ना इशू होता है इसमें। वो लोग कहते हैं कि भाई मुझे उस पर काम करना था, मुझे ये चीज़ दे दी गई। तो अगर आपने पहले से ही टारगेट बना लिया है तो आप वो उसके लिए सर्चिंग करो। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रही है एंड आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप चाहते हो मुझे बस मार्केट में इन होना है, तब आपको कुछ करना चाहिए। तो आपको जो भी आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो आपको उसके ऊपर बेसिकली जाना चाहिए, उसके ऊपर आपको उसको इन करना। मतलब आगे कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का इंटरेस्ट मतलब ऐप डेवलपमेंट में नहीं भी है, और अगर उसको ऐप डेवलपमेंट की मेरी और उसकी डिग्री कंप्यूटर साइंस में, तो फिलहाल उसे चले जाना चाहिए। उसको चले जाना चाहिए, यस उसको क्योंकि जितना हमने पाकिस्तान में सुना है ना कि जॉब्स नहीं है, ऐसा मतलब नॉट इतना ज़्यादा नहीं है, कोई थोड़ी हद तक है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना लोगों ने बना दिया ना कि बिल्कुल ही जॉब्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जॉब्स बहुत सारी हैं। लोग ऐसे नहीं है कि उस किस साइड पे पूरे आ सकें, सही, ठीक है, वो लोग नहीं है, वो लोग कम है। और जो लोग कम हैं वो बेसिकली वो फिर बोल देते हैं कि यार अब हमें जॉब नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता। ऐसा इशू ज़रूर है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमने बना दिया है। तो आपको बेसिकली एक मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए, लाइक अभी जो पाकिस्तान का जो सिचुएशन है, तो आपको बस मार्केट में एंटर होना है एंड यू हैव टू अर्न। तो आप जाओ, आपको किसी भी टेक्नोलॉजी पे दे रहे हैं, आप जाओ उस पर। एंड अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे ना ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, तो आफ्टर 1 ईयर आप वहाँ से स्विच कर जाओ। आप वहाँ से स्विच करो, आपकी उस जगह जाओ जहाँ पे आप जाना चाहते हो। तो आपको एक स्टार्ट मिलना चाहिए जो कि मिल चुका होता है। तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा और थोड़ा कैरियर में थोड़ा पॉइंट ग्रो भी करता है, और फिर आपको सीवीज भी आपकी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है कि यार मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस इस जगह का और इस टेक्नोलॉजी का है। क्या पता आप जो टेक्नोलॉजी कर रहे हो वो आपके लिए इतनी ज़्यादा बेहतर ना हो, और जिस पे आपको काम दे दिया जो ज़्यादा अच्छी लगे, वो ज़्यादा अपीलिंग हो जाए आपके लिए, तो वो लाइक। अच्छा, एक और चीज़ जो करते हैं ट्राई, वो ये है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री की, आईटी में डिग्री की, और फिर हम 3-4 दोस्त थे, हमने मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस खोलने इनिशियल स्टेजेस पे। ये अक्सर मैंने देखा है कि जो हमारी गुफ्तगू हो रही होती है अक्सर पे
जो अभी रिसेंटली कर रहे होते हैं डिग्रीज, या उनकी डिग्रीज कंप्लीट भी हो जाए तो फ़ौरन उनके जहन में यही होता है कि हमने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है। तो एक तो ये भी पूछना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर हाउस क्या चीज़ होती है और वो किस तरह से वर्क करता है, और दूसरा क्या इनिशियल स्टेजेस पे ही सॉफ्टवेयर हाउस बनाना काम कर सकता है आपके लिए, मतलब आप उस तरह से उसको चला सकते हैं, या क्या फिजिबिलिटी है? सॉफ्टवेयर हाउस इनिशियल स्टेज पे मेरे हिसाब से अगर सारे यंगस्टर्स हैं उनमें कोई भी एक एक्सपीरियंस बंदा नहीं है तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। वो बेसिकली आपका लॉस ही होता है उसमें लॉस इन द सेंस के एक मार्केट की नीड्स को पूरा करने के लिए आपको पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो कि पहले से ही मार्केट में है। तो जो लोग बहुत फ्रेशर्स होते हैं कहते हैं हमने बस काम ही अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, हाँ, या ये हो सकता है कि आपके पास पैसे इतने ज्यादा हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं और एक लोगों को हायर कर सकते हैं, तो फिर देन यू कैन गो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मार्केट का पता होना चाहिए। क्या पता आप जो प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हो वो मार्केट के आउटडेटेड हो, तो फिर वो आपके प्रोजेक्ट्स सेल भी नहीं होने। और सॉफ्टवेयर हाउसेज तो जितने भी होते हैं वो सारे 2-3 तरीकों से काम करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे देते हैं, जिसको हम SaaS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो वो कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं और वो सेल आउट कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस पे दे देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली एक प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट आएगा तो हम काम करेंगे एंड देन वो वुड नॉट वर्क अगर कोई प्रोजेक्ट ना हुआ तो कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों पे काम कर रहे होते हैं, वो सॉफ्टवेयर सर्विस भी दे रहे होते हैं और साइड बाय साइड अपने प्रोजेक्ट्स भी चला रहे होते हैं। तो ये इस तरीके के 2 से 3 सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं। और स्टार्ट में मेरे हिसाब से आई वुड नॉट रिकमेंड कि एक बंदा जो है वो खुद ही कहे कि मैंने डेवलपमेंट भी करनी है और मैं 2-4 बंदे को गैदर करके हम डेवलपमेंट भी करेंगे और हम अपना एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि आपको एक थोड़ा मार्केट का एनालिसिस के लिए आपको एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। या तो फिर आप एक्सपीरियंस बंदा लो या आप कहीं पे जॉब करो और 2 to 3 years, एंड आफ्टर 2 to 3 years आपको काफ़ी सारा आइडिया हो चुका होता है और उसके बाद जाके आप अपना स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप स्टार्ट करो। अच्छा, दूसरा अगर कोई स्किल सेट फॉर एग्जांपल डिग्री के दौरान नहीं सीख सके या डिग्री के दौरान भी सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल उसे लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर वो उस तरह से नहीं सीख पा रहा, अब पहले तो ये बताएं कि आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हुए वो स्किल सीख सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर उसको कौन से कोर्सेज या कहाँ से कोर्सेज करने चाहिए, या जो उसके लिए ईजी हो करना, या उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई कहीं फिजिकली जाके कोर्सेज करे, या ऑनलाइन आपको लगता है कि प्रोग्रामिंग और चीज़ सीखी जा सकती है। तो मेथड ऑफ लर्निंग क्या होना चाहिए आपका बेसिकली? यूनिवर्सिटी के दौरान अगर आपकी प्रायोरिटी होती है यूनिवर्सिटी के दौरान, आपको बेसिकली आपके ऊपर इतना बोझ नहीं होता क्योंकि आप लर्निंग फेज पे होते हो। आप जितनी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, जितना आप किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में लर्न करना चाहते हो आप कर सकते हो, वो करना चाहिए आपको। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, स्टैनफोर्ड के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, ये इन सब पे बहुत सारे कोर्सेज पढ़े हैं, AI लैंग्वेजेस और ये भरा पड़ा है। और आप इन पे जाते हो और इन पे जाके आप अपना लॉगिन करो, सर्च करो, पेमेंट दो, प्रोजेक्ट खरीदो और आप उसके ऊपर आप लर्निंग स्टार्ट करो अपनी। और आपको करना भी चाहिए। आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गैदर करोगे अपने यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा लेटर इन द फ्यूचर। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने डिग्री करनी ही नहीं है, वो लोग डायरेक्ट कोर्सेज पे आ जाते हैं, हमने कोर्सेज करना है। ऐसा जॉब दोनों को मिल जाएगी। कोर्सेज वाले को क्या होगा कि एक प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, भाई मैंने ये काम देखें किया हुआ है और मैं अब अपना स्टार्ट ले सकता हूँ और उसको कंपनी रख लेगी। लेकिन जब बात है कि आगे करियर ग्रोथ की, प्रमोशन की, अब एक वो बंदा है जिसने अपने यूनिवर्सिटी टाइम पीरियड में ग्रुप्स में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, ग्रुप्स के अंदर प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं, उसने मैनेजमेंट भी सीखी है, मैनेजमेंट को लर्न भी किया है, उसको ये भी पता है कि मैंने एक प्रोजेक्ट को किस किस फेजेस में से लेके जाना है, जो कि काफ़ी सारे कोर्सेज वाले बंदों को नहीं होता, क्योंकि वो एक छोटे से एक डायरेक्ट एक उनका पोर्शन होता है और वो कहते हैं मैंने AI सीखनी है, लेट्स सपोज, या मैंने मशीन लर्निंग सीखनी है। अब वो डायरेक्ट उस पर रहेंगे। जबकि एक BS या जिसने बैचलर्स किया होता है वो बेसिकली क्या करेगा, वो मैनेजमेंट भी सीखेगा, वो प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट फेजेस भी सीखेगा, वो ये भी सीखेगा कि डिज़ाइनर क्या करता है, वो ये भी सीखेगा कि डेवलपर क्या करता है, और वो ये भी सीखेगा कि आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं, जिस तरीके से आपको फेजेस बना के प्रोजेक्ट को रिलीज करना चाहिए डिफरेंट रिलीजेस के ऊपर, वो ये चीज़ें भी सीखेगा। तो वो काफ़ी सारा नॉलेज बेसिकली ले लेगा, जो कि एक मैनेजमेंट लेवल का, जो कि एक अपर हायर लेवल का प्रोग्रामर्स का जो ज़रूरत होता है, वो ये कोर्सेज वालों के पास नहीं होता। जिसकी वजह से स्टार्ट में क्या पता कोर्सेज वालों की पे थोड़ी ज़्यादा हो, उनकी इनकम स्ट्रीम थोड़ी ज़्यादा हो,
बट लेटर इन द फ्यूचर आपका जो डिग्री होल्डर है या जो बैचलर्स या ग्रेजुएशन या जो भी उसने किया हुआ है, वो जब थोड़ा सा आगे ग्रोथ करेगा तो उसकी उसकी ज़्यादा अच्छी या उसकी कमांड ज़्यादा होगी, नॉलेज ज़्यादा होगा और वो प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी ग्रिप ज़्यादा होगी क्योंकि उसके पास उसने पढ़ा बहुत ज़्यादा। की बातों से ये लग रहा है कि जैसे आज़ाद चाय वाला को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं डिग्री मैटर नहीं करती। वो तो कहते हैं जी कि कोर्सेज के ऊपर ही आपने मतलब कोर्सेज ज़्यादा बेहतर हैं, 6 महीने में आप कोर्स सीखें और आ जाएं, तो डिग्री आपके लिए मैटर नहीं करती, 4 साल आप यूनिवर्सिटी में ज़ाया करते हैं। टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद हिम कि यूनिवर्सिटी शायद बहुत टाइम लगाती है, मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है वो चीज़ 2 साल में हो सकती है, लेकिन वो 4 साल तक एक्सटेंड करती हैं उसको। लेकिन क्या आपको लगता है कि थ्योरी इज़ इम्पॉर्टेंट, या फिर आपको लगता है कि नहीं कोर्सेज ही बेहतर है? नहीं, मेरे हिसाब से उसको सारा करना चाहिए, उसको डिग्री करनी चाहिए। कोर्सेज मुझे नहीं लगता कि कोर्सेज इतना ज़्यादा आपको इम्प्रूव करते हैं। तो मेरे पास भी जितने भी लोग आते हैं मैं सबको यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई देखें, डिग्री जहाँ पे आपकी डिग्री स्टैंड आउट करती है वहाँ पे आपके कोर्सेज कभी स्टैंड आउट नहीं कर सकते। एंड कोर्सेज नो डाउट आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे देते हैं, डिग्री के होल्डर के बराबर ही नॉलेज देते हैं, लेकिन वो बेसिकली आपको एक डायरेक्शन में दिखा रहे होते हैं। एंड एक मैनेजर का काम क्या होता है? एक मैनेजर का काम होता है उसने एक प्रोजेक्ट को चलाना है, उसको प्रोजेक्ट का बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए, उसको आर्किटेक्चर का भी पता होना चाहिए, एंड सम एक्सटेंट कि क्या पता एक नया प्रोजेक्ट है और वो उसको कहे कि आप इसको बनाओ भी, इसकी डिजाइनिंग भी करो, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करो, इसको डेवलप भी करो और इसको आगे निकालो भी, इसको चलाओ भी, प्लानिंग से एग्जीक्यूट करना है। अब वो प्लान वो कैसे बनाएगा? कोर्सेज में अगर ये चीज सिखाई जा रही है वेल एंड गुड, अच्छी बात है, सिखाइए, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता। उसमें क्या सिखाया जाएगा? आपने पाइथन करनी है, आपको वेरिएबल बनाने से लेके ऊप्स तक और काफी सारा कुछ पाइथन का सिखा देंगे और फिर आपको कहेंगे यस यू कैन गो, पाइथन आपको आ चुकी है। क्या पाइथन आई है आपको? आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए एआई के बारे में, आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से काम करना है, आपने तो बेसिक सीखा है, फिर आप एक और कोर्स लोगे जो पाइथन एडवांस का होगा। अब बेसिकली करता क्या है कि डिग्री क्या करेगी, वो आपको सेक्टर्स में, मतलब आपको सेक्शंस में हर एक चीज दिखाएगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट सेमेस्टर वाइज। अब आपने C++ में ऊप सीख लिया, आपके लिए 2 दिन की मार है, आप पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में आप ऊप सीख सकते हो। अब एक कोर्स वाला बंदा क्या करेगा? वो ऊप सीख लिया उसने 6 महीने लगाए, साल लगाया, 1.5 साल लगाया, उसने सीख लिया ऊप। लेकिन अब एक बैच, अब 2 सेमेस्टर की बात करते हैं। पहले 2 सेमेस्टर में एक बंदा जो है वो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेता है और अपने जो लैंग्वेज होता है, हम C++ डिसाइड करते हैं कि भाई C++ में उसको हमने स्टैंड आउट करना, और एक कोर्स होल्डर है वो भी C++ में आया। अब यहाँ पे बैचलर्स वाला क्या कर रहा होगा? बैचलर्स वाला मैनेजमेंट पढ़ेगा, जो कि आपका कोर्सेज वाला नहीं पढ़ेगा। बैचलर्स वाले को थोड़ा बहुत आइडिया होगा डेटा सेट्स का। डेटा सेट्स बेसिकली डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का एक हमारा एक सब्जेक्ट्स होता है, तो वो पहले दूसरे सेमेस्टर में आ जाता है। उसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि आपके जो एल्गोरिदम्स हैं वो, या आपके जो लाइक एग्जीक्यूशंस हैं प्रोग्राम के, वो किस किस फेजेस से और कैसे कैसे वो फ्लो होके जा रही होती हैं। ये चीज़ कोर्स वाला कोई लड़का है, उसको कोई बताने वाला नहीं होगा और वो उसको कोई करवाने वाला नहीं होगा। वो बेसिकली C++ सीख रहा होगा, वो सीख रहा होगा कि भाई हाँ देखो क्लासेस बन गई, मुझे एरेज बनाना आ चुकी हैं, जो कि उसकी पेस वाकई ज़्यादा होगी डिग्री होल्डर से। लेकिन एक डिग्री होल्डर बहुत ज़्यादा वजन उठा रहा होगा, एक नॉलेज का एक समुंदर ले रहा होगा और वो एक छोटा सा तालाब में तैर रहा होगा। देयर इज अ डिफरेंस। तो इस वजह से मेरे हिसाब से आई थिंक डिग्री होल्डर की थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है वैल्यू, और वो मैनेजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर सकता है। और बहुत शुक्रिया जैन। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमने बुनियादी तौर पर ये कोशिश की है कि कुछ बेसिक्स हम कवर कर सकें। सारी चीज़ें तो हमने कवर नहीं की, लेकिन हाँ हमने इतनी कोशिश ज़रूर की है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद जो बच्चा बैचलर्स कर रहा है उसको ये आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि क्या चीज़ें अहमियत रखती हैं जॉब मार्केट में और वो किस तरह से अपना पाथवे डिसाइड कर सकता है। अगर ये पॉडकास्ट बेहतर जाता है इस व्यूज़ के हवाले से, तो हम फिर जैन से कहेंगे कि हम मज़ीद चीज़ों के ऊपर भी फिर हम बेसिकली जो हमारा मेरी जैन से ये डिस्कशन हो रही थी कि अगर ये हमारा पॉडकास्ट सही जाता है तो हम इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि हम कुछ ऐप्स को पकड़ेंगे और उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने फूड पांडा का देखा था कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कैसे काम करती है, इसी तरह फिर इन ड्राइव है, बाकी चीज़ें। तो हम फिर इन ऐप्स को डिकोड करेंगे। उसकी वजह ये है कि ताकि एक तो आपको क्रिएटिविटी सिखाई जा सके कि ये ऐप्स कहीं पर बैठ कर कि इन्हीं लोगों ने क्रिएट की है और वो आज इनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे। तो इस को क्रिएटिव कैसे बनाना है इस फील्ड को, और फिर हम इनको डिकोड करके इनका बिजनेस मॉडल भी समझने की कोशिश करेंगे।
तो बहुत शुक्रिया जैन। थैंक यू सो Thank मच you फॉर इनवाइटिंग।